सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें देखेंगे हम कि किन किन बेसिस पे अकाउंटिंग को किया जा सकता है, जिसमें बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है कैश बेसिस और एक होता है अक्रूवल बेसिस। दोनों बेसिस के अकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन कैश बेसिस में या अक्रूवल बेसिस में क्या फ़र्क है पहले हम वो जानते हैं और किस बेसिस पे इन दोनों को किया जाता है। फर्स्ट जो हमारा कैश बेसिस है, इसके नाम में ही क्लियर है कि जब कभी भी आपका कोई ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है और अगर वो कैश के फॉर्म में है, फिजिकल कैश के फॉर्म में अगर कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है, तभी हम उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई भी प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग जैसी चीज़ें अगर हैं, तो ये सारी चीज़ों को इस बेसिस पे नहीं काउंट किया जाता है। कैश बेस अकाउंटिंग जो होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि इसका नाम है। तो इस सिस्टम में अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में अगर होगा तो ही रिकॉर्ड किया जाएगा। या तो आप कैश में परचेज करते हो या तो आप कैश में पेमेंट करते हो, ठीक है ना। तो अगर आपने कैश में परचेज किया है, पेमेंट की है या कैश आपको रिसीव हो रहा है, तो ही इन सभी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम इसमें करते हैं, क्योंकि इसका बेस जो है वो कैश बेस है। जब तक हमको कैश रिसीव नहीं होगा, हम यहाँ पर एंट्री को पास नहीं करेंगे। जब आपको एक्चुअल कैश, फिजिकल कैश आपको मिल जाएगा, तभी हम इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ये होता है मेन। इस सिस्टम में अगर हमको इनकम अगर पता लगानी है, तो हम ये करेंगे कि हमारा जितना भी कैश में पेमेंट हुआ है और जितना भी कैश हमको रिसीव हुआ है, इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, ये हमको बताएगा कि इनकम हमारी क्या है। कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम कभी भी कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे जो कि आउटस्टैंडिंग है या फिर अगर वो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो इस तरह के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो कैश बेसिस में नहीं रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस जो होता है, इस सिस्टम में जो अकाउंटिंग यहाँ हम करेंगे, इसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है और ये तब रिकॉर्ड किया जाएगा जब हमारे रेवेन्यू या हमारी एक्सपेंसेस रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। अगर ये दोनों चीज़ें जब रिकॉग्नाइज हो जाएगी, तभी हम इसको क्या करेंगे, अक्रूवल बेसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है कि इसमें आउटस्टैंडिंग जो होता है वो भी आएगा और जितना भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है अगर है, तो ये दोनों चीज़ें अक्रूवल बेसिस के केस में अप्लाई होगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कंपनी एक्ट है 2013 में, इस टाइम पर कंपनी एक्ट में ये कहा गया है कि जितनी भी कंपनीज हैं ऑल ओवर इंडिया, उन सभी कंपनीज को अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा अक्रूवल बेसिस पे। इसको याद रखेंगे आप, ठीक है ना। कैश बेसिस सिस्टम नहीं चलता हमारे यहाँ क्या चलेगा, अक्रूवल बेसिस। मतलब इसमें आपको पैसा मिला है तो भी रिकॉर्ड करना है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो भी रिकॉर्ड करना है, एडवांस में पैसा मिला है तो भी रिकॉर्ड करना है, या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए हैं तो भी हमें यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करना है। मतलब सारी चीज़ें हम यहाँ पर लेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस में सिर्फ कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि यहाँ पर कंपनी एक्ट 2013 ने हमारे इंडिया में मैंडेटरी कर दिया है कि सभी को मेंटेन करना होगा अक्रूवल बेसिस सिस्टम। सो अब हम देखेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट क्या है या क्यों ज़रूरत पड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए। तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो अलग अलग तरह के बिजनेस को रन कर रहे हैं। वहीं पर अगर इसको हम देखें हमारे आउटसाइड द कंट्री, तो दुनिया भर के जितने भी देश हैं, सभी देश क्या करते हैं, कोई ना कोई बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि हर तरह का जो पर्सन है, हर तरह का जो बिजनेसमैन है, हर तरह की जो कंट्री है, वो अगर अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती हैं, तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आएगी कि हम किसी दूसरे कंट्री के जो कंपनीज हैं उनके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नहीं समझ सकते। सो ऐसे केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर सभी देश अलग अलग अकाउंटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने किसी और रूल या और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया होगा हमारा। वहीं पर अगर हम किसी दूसरे कंट्री की मैं बात करूं, तो दूसरे कंट्री में भी कोई दूसरी मेथड यूज हो सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए।
बट प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे देश में अगर अलग सिस्टम चल रहा है और किसी दूसरे देश में अलग सिस्टम चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का, अकाउंटिंग सिस्टम को करने का, रूल्स अलग अगर फॉलो हो रहे हैं या मेथड अलग अलग फॉलो हो रही है, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा कि हम समझ नहीं पाएंगे कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम नहीं समझ पाएंगे या वो लोग हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को समझ ही नहीं पाएंगे, या कोई थर्ड पार्टी जो है वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सभी लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरह की मेथड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की पूरी ये कोशिश है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर भी आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल होना चाहिए या इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, कि हम अगर किसी दूसरे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो वो हमें समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए क्या किया गया है, एक कॉमन मेथड बना दी गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि सारी दुनिया में जितने भी सारे बिजनेसमैन हैं और वो जितना भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी मेथड हमें भी पता है और दूसरों को भी मालूम है। अगर ऐसा रहेगा, कॉमन मेथड रहेगी, तो आप कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और आप पता लगा सकते हैं कि किसी कंपनी की नेट वर्थ क्या है या किस तरह से वो रन कर रहा है, अगर सभी देशों में एक जैसा सिस्टम अगर फॉलो हो रहा है तो इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाए गए हैं। अगर किसी भी अलग टाइप का ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए जो प्रिंसिपल बनाया गया है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो सभी लोग उसी प्रिंसिपल पे काम करेंगे, जिससे कि हमको समझना आसान हो जाएगा। कोशिश ये की गई है कि कहीं ना कहीं पर कोई एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, पूरे देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का जो एक तरीका है वो सबका कॉमन हो जाए। इससे क्या होगा कि सभी चीज़ों को समझने में आसानी होगी। अगर कोई इन्वेस्टर है या कोई क्रेडिटर है या और भी कोई चीज़ है, तो अगर आपका जो थर्ड पार्टी है अगर वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है तो आपकी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। पर अगर यहाँ पर मेथड अलग अलग होंगी तो समझ नहीं पाएगा। कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एक रिटन डॉक्यूमेंट पॉलिसी है एक तरीके की, जो ये बताती है कि अगर आप इन पॉलिसी को, इन गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ पर जो भी डेटा आपको मिलेगा वो कंपैरेटिबिलिटी के लिए सही रहेगा, जिसको आप कंपेयर कर सकते हो, जिसमें कुछ एस्पेक्ट बताए गए हैं, जैसे कि रिकग्नाइजेशन का एक एस्पेक्ट है, मेजरमेंट का है, ट्रीटमेंट का है, प्रेजेंटेशन का है, डिस्क्लोजर का है। इन सभी चीज़ों के बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आपके पास में अगर कोई भी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे, कौन कौन से उसमें रूल्स लगाएंगे। तो जो रूल्स या जो रेगुलेशन हमारे देश में लगेगा वही सभी देशों में भी लग रहा होगा, तब जाके क्या होगा, एक ओवरऑल जो एक कंपैरिजन है वो किया जा सकता है। पर अगर डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे तो अलग अलग तरह की जो मेथड यूज़ करके जो डेटा बनाया जा रहा है वो कंपेरेबल नहीं होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ बोला जा रहा है एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, कि यहाँ पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्या बात की जा रही है, हम पहले वो देखते हैं। सो इसको ध्यान से समझेंगे सभी एप्लीकेबिलिटी में, कि जितने भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो प्योरली चैरिटेबल है, उन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जो कुछ भी है सब इसके अंदर आएगा। तो जितने भी नॉन कमर्शियल एक्टिविटी होती है उन सभी एक्टिविटी को छोड़ करके बाकी जितने भी सारे बिजनेस के टाइप्स हमारे देश के अंदर चल रहे होंगे सभी में ये लागू होगा। जैसे कि एक जो बिजनेस का टाइप है जो है सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर इसके बाद होता है पार्टनरशिप हो जाएगा, फिर इसके बाद आता है कंपनी हो गया, इसके बाद होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, इसके बाद आ जाता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो जितने भी तरह के बिजनेसेस के टाइप्स होते हैं हमारे देश के अंदर जिनका मेन जो एक्टिविटी है वो कमर्शियल पर्पस के लिए होती है, उन सभी में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये यहाँ पे लगेगा। तो जितने भी सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं वो सभी के क्या कहलाएंगे, हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आ जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज जीएसटी। सो जीएसटी के बारे में आपको सबको पता ही है। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है
और इसका जो इफेक्ट है वो हमारे देश के अंदर 1 जुलाई 2017 को हुआ था। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक्चुअली, कि पहले क्या होता था कि हमारे देश के अंदर कास्केडिंग टैक्सेस चलता था। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, हर एक स्टेज में क्या होता है कि कहीं ना कहीं टैक्स जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो ऐसे करते करते जो फाइनल जो उसका कंज्यूमर है उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ता है। तो ऐसे केस में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि अब हम भैया बहुत सारे अलग अलग जो टैक्स के रेट हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सेल्स टैक्स है और भी बहुत सारे टैक्स हैं, उन सभी टैक्सेस को हटा करके देश में अब हमारे यहाँ पे ये 5 स्लैब वाला टैक्स रेट चलता है, जिसका एक बहुत ही कॉमन सा आप लोगों ने स्लोगन सुना होगा, 1 नेशन 1 टैक्स। तो इसमें अलग अलग स्लैब्स रखे गए हैं टैक्स के, वो डिपेंड करता है आपके जो भी आपका बिजनेस रिलेटेड जो भी सेल्स होती है उस पर डिपेंड करेगा ये। तो यहाँ पर जो स्लैब्स बनाए गए हैं वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28% का यहाँ पे स्लैब है। इस स्लैब के हिसाब से ही आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें एक्सेप्शन केस भी है। तो एक्सेप्शनल केस यहाँ पर ये है कि जितने भी हमारे देश के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती है, इन पे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो टाइप्स ऑफ टैक्सेस में आते हैं हमारे पास 4। तो पहला क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी, सेकंड जो होता है स्टेट जीएसटी, थर्ड जो होता है वो इंटीग्रेट जीएसटी और फोर्थ होता है यूनियन टेरिटरी जीएसटी। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे टाइप्स है टैक्सेस के। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कास्केडिंग टैक्स चलता था पहले, कि टैक्स के ऊपर और टैक्स लग जाना या हर प्रोडक्शन की प्रोसेस में टैक्स लग के आना, वो चीज़ यहाँ पे हटा दी गई है। इसका बेनिफिट ये होगा। इसमें एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर जीएसटी जो हमको देना पड़ेगा वो हर एक प्रोसेस या हर एक जो स्टेज आएगी, हर एक स्टेज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, तो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज में जीएसटी लगाया जाता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो जीएसटी हर स्टेज में लगाया जा रहा है प्रोडक्शन की प्रोसेस में, ये जीएसटी जो होता है रिफंडेबल होता है, ये रिफंड कर दिया जाता है। अब ये किनको रिफंड किया जाएगा, ये जो चेन है, ये जो चेन है, इस चेन में जितनी भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, इन सभी को इनका जीएसटी जो है वो वापस कर दिया जाता है, सिर्फ कंज्यूमर को छोड़ करके। तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसको ही चुकाना पड़ता है टैक्स। बट यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी स्टेजेस में टैक्स लग रहा है, प्रोडक्शन की प्रोसेस में टैक्स लग रहा है, वो सारे टैक्सेस उन पार्टीज को वापस कर दिए जाते हैं। ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर। सो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमारे देश में जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, ये सभी जो है ये अलग अलग जगह पे क्या करते थे, टैक्स लगाते थे। इनके बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे पहले, लेकिन जीएसटी के आ जाने से क्या कर दिया गया है, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, इंटीग्रेट कर दिया गया है, इनको कंबाइन कर दिया गया। इसके अलावा जो भी टैक्स लगाया जा रहा है, जो भी जीएसटी यहाँ पे लगती है, इसको डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, जिनका रेशो 1:1 का रहता है। तो जो भी कस्टमर से टैक्स रिसीव होता है उसका हाफ जो परसेंटेज होता है वो अलग अलग गवर्नमेंट को चला जाता है। एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को। अगर मैं जो टैक्स की बात कर रहा हूँ, अगर ये जीएसटी का टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, इसका मतलब है वो सीजीएसटी है, मतलब सेंट्रल जीएसटी कहलाएगा वो। और जो भी जीएसटी जाएगा स्टेट के पास में वो कहलाएगा एसजीएसटी। सो जीएसटी ने ये किया है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगते थे पहले, अलग अलग स्टेजेस में बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, उन सभी टैक्सेस को यूनिफाइड कर दिया इसने। और इसके जो टैक्स स्लैब हैं वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। वो ये 5 होते हैं, जिनमें से एक होता है कि कुछ 0% जो होता है ये कुछ एसेंशियल चीज़ों पे नहीं लगता। जो भी एसेंशियल चीज़ें होंगी उन सारी चीज़ों पे 0% का टैक्स रहता है। बाकी सारी चीज़ों में 5, 12, 18 और 28 के हिसाब से लगाया जाता है। और एक्सेप्शन में मैंने आपको बताया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहलिक प्रोडक्ट पे या ड्रिंक्स पे इसका कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो अब हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। जीएसटी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट्स, रिमूवल ऑफ कास्केडिंग, सिंपल एंड ईजी, बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज, रिलीफ इन टैक्स बर्डन, या फिर सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट। अब ये सारे जो है वो एडवांटेज है। इसमें क्या हो रहा है कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ टैक्स रेट, मतलब कि हर जगह पे, चाहे आप पूरे इंडिया में, भारत में आप कहीं भी चले जाओ,
जो टैक्स रेट का जो स्लैब है वही लगेगा जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था। तो इससे अच्छी चीज़ ये हो जाती है कि आप कहीं भी चले जाएं तो आपको भी नॉलेज रहेगा कि अगर मैं कोई भी चीज़ अगर परचेज कर रहा हूँ तो उसमें हमारा कौन सा यहाँ पे स्लैब लगने वाला है, ये क्लियर रहता है। अगर हम पूरे देश के अंदर एक जैसा सिस्टम चला रहे हैं तो जो कंज्यूमर है वो उसको फायदा होगा। नेक्स्ट जो चीज़ हो रही है वो है रिमूवल ऑफ कास्केडिंग। अब कास्केडिंग का मतलब ये होता है कि एक के बाद एक जो टैक्स जो है यहाँ पे जुड़ता जा रहा है। जीएसटी के पहले ये होता था कि हर प्रोडक्शन की प्रोसेस में ऐड होता जाता था, जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स बोलते थे। पर इसके आ जाने से क्या हो जा रहा है, वो सारी जो चीज़ें थी वो हट गई हैं, ये फायदा मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है सिंपल एंड ईजी। जीएसटी को करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा उसका जो रूल्स होते हैं, नॉलेज होता है, वो आपको गेन करना होता है। तो बड़े आसानी से आप उसको समझ करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल इसका सिस्टम बनाया गया है, स्ट्रक्चर जो है वो ईजी कर दिया गया है, सिंपल कर दिया गया है। नेक्स्ट होता है बेटर कंट्रोल ऑन लीकेज। तो यहाँ पर एक सिस्टम बना हुआ है जिस सिस्टम के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस में जब कोई भी चीज़ पहुँचती है तो उसके एक सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे बना हुआ है जीएसटी का एक लेवल। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि जीएसटी जहाँ जहाँ भी लग रहा है वो आपको पता रहेगा। सो एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर जो भी लीकेज सिस्टम बना हुआ था पहले, अब वो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू जीएसटी। नेक्स्ट होता है रिलीफ इन टैक्स बर्डन। ये तो क्लियर है ही, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले, क्या होता था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे। इससे क्या होता था कि जो फाइनल जो कंज्यूमर है उसके ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा होता था। बट ये सिस्टम लाने से क्या हो रहा है कि वो बर्डन भी सरकार ने कम कर दिया है। इसके अलावा सिंगल एंड ट्रांसपेरेंट, जैसा कि सबको पता है कि एक टैक्स लगेगा यहाँ पर और ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ये स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा, जिससे कि आपको या कंज्यूमर को सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि आपको टैक्स कितना भरना है और आपके कितने चीज़ों पे क्या टैक्स का रेट निकल के आ रहा है। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस हमारे जीएसटी के लिए। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिटेल चाहिए है या अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। सो नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इस वीडियो में इतना ही है। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगले वीडियो के लिए। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।